हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके पीछे एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज मनी एंड बैंकिंग का एक और टॉपिक, जहाँ पर प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है और किस तरीके से वो पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उनको किस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत मज़ेदार और बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव सेशन आज का रहने वाला है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी है जो बनता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के बने रहिए और देखते रहिए पूरा लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही क्या है इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे एमसीक्यू के ठीक होने की, है ना। क्योंकि अगर हमें एमसीक्यू कर रहे हैं लेकिन हमें उनके कॉन्सेप्ट की जानकारी है नहीं, तो अगर उन्होंने थोड़ा भी लैंग्वेज चेंज किया या कुछ भी उन्होंने थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन किया क्वेश्चन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपकी बच जाएगी बैट, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप पुराने वीडियोस कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट से पुराना वीडियो देख लीजिए और तब ये वाला वीडियो शुरू कीजिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो सभी का स्वागत है, और जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आप सभी का अधिगम मंत्रा को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही अपना सपोर्ट देते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज सेंट्रल बैंक। अब ये तो आपको पता ही है कि हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, सर्वोच्च संस्था माना जाता है। तो जितने भी भारत के अंदर बैंक्स हैं, जैसे पीएनबी हो गया, यस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ पटियाला, महाराष्ट्र यूनियन बैंक हो गया, या जितने भी इस तरह के बैंक्स हैं, तो वो सभी के सभी रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन। कैसा है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना। अब इस कहानी ये आती है कि जो आरबीआई है उसको कब रिकॉग्निशन मिला? 1935 में मिला, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशू ऑफ बैंक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यही एक है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, करेंसी इशू करना। तो 1 रुपये का सिक्का या नोट छोड़ करके जितनी भी करेंसीज मार्केट के अंदर इशू की जाती है, वो सारी की सारी किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। तो इसको बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स बैंक भी कहा जाता है। बच्चों को कई बार यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जो आरबीआई है क्या वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है? नहीं, जो आरबीआई है वो क्या है? वो एक तरह की इंडिविजुअल, या कह सकते हैं कि ऑटोनॉमियस बॉडी है ना। ऑटोनॉमियस बॉडी है जिसको अपने निर्णय खुद से लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई सजेशन चाहिए तो आरबीआई उस सजेशन को देता भी है और उनसे कुछ सजेशंस लेता भी है, जो भी पब्लिक के वेलफेयर में होंगे। लेकिन उनको मानना या ना मानना ये पूर्णतः किस पर निर्भर करता है? आरबीआई गवर्नर या आरबीआई के ऊपर निर्भर करता है। तो फटाफट से अब आप मुझे आरबीआई के जो लेटेस्ट गवर्नर हैं उनका नाम मेंशन करके दे दीजिए फटाफट से। आई एम वेटिंग ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, तो जो भी हैं उनका नाम मेंशन कर दीजिए कि हमारे आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है। क्लियर है कहानी? आगे जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो सेंट्रल बैंक है वो जितनी भी बैंकिंग फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, वो सब आरबीआई ही मेंटेन करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना, या गवर्नमेंट के जो मैटर्स हैं जैसे टैक्सेस का कलेक्शन, पब्लिक डेब्ट्स का मैनेजमेंट, या एक सलाहकार के रूप में। तो कई बार ना प्रश्न आ जाता है कि बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई सरकार के लिए किस रूप में काम करता है? तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र
और एक एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में क्या करता है, काम करता है। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो आरबीआई है वो एक ऑटोनॉमियस बॉडी है। इसके अलावा बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे के सारे रेगुलेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। उनका एक्सपेंशन, ब्रांच, उनका लिक्विडेशन, है ना, या उनका मर्जर, जैसे अभी HDFC में मर्जर हुआ था और वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक जो है बन गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है बन सकता है। देखिए, चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उन्हें करना पड़ेगा, है ना, तो ये एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में की जाती हैं, आरबीआई के अंडर में की जाती हैं। बस केवल ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, इसको आसान भाषा में अगर मैं समझूं तो मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, अब मैं कहीं से पैसा ले नहीं सकता, तो मेरे पास फाइनल रिजोर्ट क्या है, मेरे पेरेंट्स, है ना। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गया कि साहब मुझे पैसा दे दो, मम्मी मेरे को पैसे दे दो या पापा मेरे को पैसे दे दो। अब मेरे पास तो दो हैं, तो मान के चलिए पापा हैं, है ना, पापा मुझे पैसे चाहिए, तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरी लास्ट रिजोर्ट है। तो ऐसे ही जब भी कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड होती है और उनको कहीं से भी वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती, तो फाइनली किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं कि साहब हमें पैसा उधार दे दो और कुछ समय के बाद हम आपको वो पैसा वापस कर देंगे। इसी को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई कुछ तरह के क्या करता है, कांग्या, अरे आजा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, है ना। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन किया जा रहा है किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उनको कौन करता है, कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो बेसिकली हमें केवल ये पता होना चाहिए कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है बनता है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बनेगा, कोई जीके जीएस से बेस्ड क्वेश्चन तो इससे बनेगा नहीं, है ना, कि आप बैंक्स क्या क्या फंक्शन करता है, उसका बैंक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इसका बैंक से किस तरह से कनेक्शन है, या इस तरह, या इन अगर हम जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, मेज़रमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बात की जाएंगी, है ना। अब जैसे देखो इसमें एक ये दिया हुआ है कि द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है उसको क्या बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह से आएंगे, दो तरह के, एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्या, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टेचुरी लिक्विड रेशो, जो मिल करके क्या बनते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये जितने भी हैं। अब ये होती क्या है, देखो इसमें हम जो है LRR ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। कैश रिजर्व रेशो बैंक अपने पास रखता है, स्टेचुरी बैंक को अपने कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है ना। बैंक रेट जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास उठा करके रखते हैं, उसके बदले सेंट्रल बैंक जिस रेट पर, है ना, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट अलाउ करता है उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है बैंक के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इसके बाद क्या आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि भाई अगर हमें, है ना, अगर हमें एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जैसे आगे आने वाले चैप्टर में ना हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो जैसे मान के चलिए कि एग्रीगेट डिमांड को अगर हमें कंट्रोल करना है, या हमें हमारा जो इन्फ्लेशनरी गैप है अगर उसको कंट्रोल करना है,
तो उसमें किस रेट की हेल्प ली जा सकती है उसको, या उस रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा, कांस्टेंट। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस रेट का कहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया है कि जैसे कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो अगर बैंक को लगता है, आगे भी हम लोग वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे बैंक को लग रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने रेट्स बढ़ा देगा। तो जब रेट्स बढ़ा देगा तो जो बैंक्स हैं दे शुड हैव टू कीप द रिजर्व विद देम सेल्फ मोर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि मान के चलिए पहले LRR 20% था, अब 40% हो गया। इसका मतलब 1000 रुपये अगर जमा हो रहे थे तो पहले बैंक 200 रुपये रख रहा था अपने पास, अब कितने रखने होंगे, 400, और लेंड कितने करेगा, 600। तो जो लोन की अमाउंट है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम इसके आधार पर एनालाइज करें डेप्थ में कि भाई किसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारे लिए उसे क्रैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक अपने को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो आता है, एक तो आता है इनकरेज और डिस्करेज लेंडिंग, है ना। तो 3 चीज़ें आती हैं, है ना, 3 चीज़ें आती हैं। इसमें 3 चीज़ें क्या क्या हैं, देखो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं, है ना, तो बैंक आपसे क्या मांगता है कि सर बैंक हमसे कुछ गिरवी रखने के लिए चीज़ें मांगते हैं, है ना। अब मान के चलिए आपने 5 लाख का लोन लेना है ना, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 5 लाख का लोन लेना है, ठीक है। और आपने कोई 6 लाख की प्रॉपर्टी रखी, कितने की प्रॉपर्टी रखी, 6 लाख की, ठीक है, गिरवी पे, ठीक है। और आपने कहा कि हमें लोन दे दो, तो बैंक ने कहा कितना लोन चाहिए, आपने कहा 5 लाख, बैंक हंसी खुशी दे देगा, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब RBI ने क्या कहा, RBI ने कहा कि भाई आप डबल, मतलब जितना लोन दे रहे हो उसका डबल, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, उसका डबल आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब अगर आप 5 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको कितने रुपए की जो एसेट है वो गिरवी रखनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए की। तो कोई 10 लाख की एसेट गिरवी रख के 5 लाख का लोन क्यों लेगा, तो लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि RBI करता क्या है कि अगर लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है तो कैसे भी उसको निकलवाना है, और अगर लोगों के पास पैसा कम हो गया है तो उन तक पैसा पहुंचाना है। अब इसी चीज़ को क्या करता है, वो मेंटेन करके चलता है। इसी चीज़ को करके इसी चीज़ को क्या करके चलता है, वो मेंटेन करके चलता है। अब जैसे एक आता है हमारा मोराल सुजान, है ना, मोराल सुजान। इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, वो बैंकों को ना बीच बीच में नसीहत दे देता है कि भाई कभी तुम भावुक होकर के ना किसी को ज़्यादा लोन मत दे देना, है ना। क्या, भावुक होकर के उत्तेजना में कि हाँ भाई प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, नहीं आना है इस चक्कर में। जो नियम है, जो कायदे हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको अपनी पूरी फंक्शनिंग करनी है। इसमें एक चीज़ और भी ये निकल करके आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, क्रेडिट रेशनिंग। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट रेशनिंग। तो क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है साहब, क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि आप ना सेक्टर डिसाइड कर लेते हो कि भाई हाउस होल्ड को आपको इतना % लोन देना है, इंडस्ट्री को आपको इतना लोन देना है, गवर्नमेंट को आपको इतना लोन देना है, पब्लिक सेक्टर को आपको इतना लोन देना है। इस तरीके से वो डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको ज़्यादा लोन पे करना है और कहाँ पर आपको कम लोन पे करना है, जिनके आधार पर जो बैंक है वो कंट्री के अंदर इजीली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये एक चीज़ है। तो इसका मैं जैसे एक इसका क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मान के चलिए ये इसका एक क्वेश्चन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ
गवर्नमेंट की तो फिस्कल पॉलिसी होती है, कमर्शियल बैंक की नहीं होती है, नाबार्ड की नहीं होती है, किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है। या अगर मैं यहाँ पर कह लूँ तो बैंक ऑपरेट्स विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, तो बिना प्रॉफिट मोटिव के कौन काम कर रहा है? सेंट्रल बैंक काम कर रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो बन जाते हैं, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट नहीं, कमर्शियल बैंक करता है। गिविंग लोन नहीं, कमर्शियल बैंक करता है। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करता है। एक ही बचा, एक ये वाला देखो, CRR स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व, तो कमर्शियल और सेंट्रल में तो अटक जाते हैं, लेकिन इन दोनों में अटक तो क्लियर हो जाता है, इन दोनों में अटक जाते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, तो इस तरह सॉरी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो है यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप एक बार इसको समझ लीजिए, कर लीजिए किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, और किस तरह से इनकी पूरी फंक्शनिंग होती है। बाकी कल मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, वो भी मतलब अच्छा खासा है वैसे तो वहाँ से भी आपका जो पैटर्न है वो बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि सिलेबस का भी पार्ट है एमपीटेट वर्ग 1 में, और बाकी यूपीटीजीटी पीजीटी में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप भी वहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी और आपके में टॉपिक है तो डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो फटाफट से, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई हैं, टर्मोलॉजीज क्लियर हुई हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक कनेक्ट हो सके, क्योंकि आप ही केवल चैनल को आगे ग्रो कर सकते हैं। अभी तक भी आप ही लेकर के आए हैं, आगे भी इसे आपको ही लेकर के जाना है। तो सारी जिम्मेदारी आपकी, आपको पढ़ाने का काम मेरा, अब तक मटेरियल, सोर्स ऑफ मटेरियल ले जाने का काम मेरा, और लेकिन मुझे सपोर्ट करने का काम है किसका? आपका। तो मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए बेहतरीन टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।